हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अमेरिका में 14 मई 1948 में रैंड कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। इस संस्था में अमेरिका में मौजूद सबसे खुराफाती दिमागों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया, जिनका बस एक ही काम था कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो। अब जब अमेरिका ये संस्था बना रहा था, ठीक उसी समय सोवियत यूनियन में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी चल रही थी। 29 अगस्त 1949 को सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया भर के देशों को ये बता दिया था कि भैया हम भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब वाले हो गए हैं। अब जैसे ही सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, रैंड कॉरपोरेशन में हाहाकार मच गया। उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसकी ओरिजिनल कॉपी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 1980 की एक रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लग गया है, जिसे मैं आपसे शेयर कर दूंगा। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि अमेरिका को हर हालत में सोवियत यूनियन से मिलने वाली चुनौती के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब जोसेफ स्टालिन तो 5 मार्च 1953 में निकल लिए, लेकिन 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 को उड़ाकर जब अमेरिका के ऊपर से गुजारा, तो भाई साहब क्या पब्लिक क्या सरकार, अमेरिका में जिधर देखो उधर हाहाकार। मतलब जिस टाइम अमेरिका के कान पर स्पुतनिक 1 भिनभिना रहा था, उसी समय रैंड कॉरपोरेशन राष्ट्रपति आइजनहावर को डारपा की स्थापना करने के लिए कहती है। वैसे इसका नाम आरपा था पहले, जिसमें बाद में डी जोड़ दिया गया और इसका पूरा नाम बना डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। अब इस एजेंसी का एक ही मकसद था, हर उस टेक्नोलॉजी को तलाशना जो अमेरिका को सुपर पावर बनाए रखने में मदद कर सके। अब 1959 में रैंड कॉरपोरेशन में एंट्री होती है पॉल बैरन की। अब भाई साहब इन्होंने आते ही अमेरिका में एक नया फियर यानी कि डर अनलॉक कर दिया। इन्होंने आते ही इस बात के ढोल बजा दिए कि भैया किसी देश में बैठे सनकी ने मिसाइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब टांग कर अमेरिका की तरफ उसका मुंह घुमाकर अगर बटन दबा दिया तो हमारा सारा कम्युनिकेशन ठप पड़ जाएगा। और भैया अगर कम्युनिकेशन बंद हो गया तो ना हम हमला कर पाएंगे और ना ही हमले से बचाव। अब इन्होंने ये जो हल्ला काट दिया था, इसके पीछे जो कारण है वो भी जान लो। देखो उस जमाने में बात करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कॉल करने वाला पहले सेंट्रल ऑफिस में कॉल करके किस जगह पर किससे बात करनी है उसके बारे में बताता था। और भैया उसके बाद सेंट्रल ऑफिस वाले अपने हाथ से तार जोड़कर, जिसे सर्किट स्विचिंग कहा जाता है, 2 लोगों के बीच में बात कराते थे। अब अगर आप रेडियो कम्युनिकेशन की मदद से लैंडलाइन पर कॉल कर रहे हो तो भी आपको सेंट्रल ऑफिस की मदद लेनी ही पड़ेगी। अब पॉल बैरन को ये डर था कि अगर कोई बॉम्ब इनमें से किसी सेंट्रल ऑफिस को उड़ा दे तो पूरे कम्युनिकेशन नेटवर्क की लंका लग जाएगी। यानी उन्हें एक ऐसा जुगाड़ चाहिए था जो सेंट्रल ऑफिस पर निर्भर ना हो। अब भैया रैंड कॉरपोरेशन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इन्हें डारपा में पहुंचवा दिया, जहां जाकर इन्होंने नींव रखी आरपा नेट की। और लो जी, यहाँ से शुरुआत होती है इंटरनेट की। तो ये था इतिहास। अब जरा समझ लेते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है और ये धीरे धीरे इतना डेवलप कैसे हुआ। देखो पॉल बैरन ने अकेले आरपा नेट की नींव नहीं रखी थी, बल्कि इसमें जेसी लिकलाइडर नाम के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लेकिन इनके नेटवर्क में एक बहुत बड़ी समस्या थी, यानी 2 कंप्यूटर जब एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे होंगे तब उस लाइन में यानी वायर में कोई तीसरा कंप्यूटर चाहकर भी नहीं जुड़ सकता था। अब अगर इस चीज को आज के समय से कंपेयर करूं, तो अगर आप फाइबर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस एक अकेली फाइबर में पूरे मोहल्ले ने कनेक्शन ले रखे होंगे और सबके कंप्यूटर या मोबाइल एक साथ डाटा का आदान प्रदान कर रहे होंगे। यानी आज वो समस्या नहीं है। अब पॉल बैरन और उनकी टीम ने पैकेट स्विचिंग का रास्ता अपना लिया। अब ये पैकेट स्विचिंग क्या है? अब इस चीज को एक उदाहरण से समझो। मान लो ये पाइप एक नेटवर्क है और ये क्यूब है डाटा का बड़ा सा पैकेट, जो कि छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना हुआ है। अब इस नेटवर्क से पूरा का पूरा डाटा पैकेट एक साथ नहीं जा सकता, लेकिन अगर फिर भी हमें पूरा डाटा भेजना है तो अब हमें इस पाइप को बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप जरा ये सोचिए, अगर डाटा पहले से बड़ा हो गया तो हम बार बार नेटवर्क को अपग्रेड कैसे करेंगे? क्यों ना नेटवर्क को अपग्रेड करने के बजाय डाटा को ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, यानी छोटे छोटे डाटा पैकेट्स। चलो जी, अब इसे जरा तोड़ लेते हैं। मैंने तोड़ तो दिया है, लेकिन मुझे बाद में जोड़ना भी पड़ेगा। तो अब मैंने डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है और अब ये इस नेटवर्क में से बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब सवाल आता है कि हम इस तरह से डाटा को तोड़ते कैसे हैं? तो चिंता ना करो, ये वीडियो में आगे समझाया है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पैकेट स्विचिंग में इंफॉर्मेशन तो जा रही थी, लेकिन करेक्ट ऑर्डर और पूरी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही थी। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो अगर उस जमाने की समस्या आज के समय व्हाट्सएप में हो जाए तो ये आपको कैसे दिखाई देगी? एक उदाहरण के लिए, आप एक शॉपिंग मॉल में गए, वहाँ किसी से कहासुनी हो गई, बंदा कमजोर था, आपने उसे रगड़ दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो अपने साथ 4-5 मुस्टंडों को लेकर आया है। अब जैसे ही आपको ये बात समझ में आई, तुरंत आपने अपने चड्डी बड्डी वाले ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया कि भाई लोगों तुरंत इस मॉल में पहुंच जाओ, बसंती गुंडों के बीच में घिर गई है। ये जेंडर कैसे बदल गया? तुम्हारे भाई को गुंडों
गुंडों ने घेर लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, व्हाट्सएप में दिक्कत चल रही है। अब आपने ये जो मैसेज लिखा है इसमें सारे अल्फाबेट आगे पीछे हो गए और कुछ पहुँचे ही नहीं। तो ना तो मैसेज पहुँचा और ना ही आपके दोस्त पहुँचे। अब उसके बाद क्या हुआ होगा ये तो आप जानते ही हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया हम पर ही एग्जाम्पल क्यों देते हो। देखो, आपने कहावत नहीं सुनी, जब अपने ऊपर बीतती है तभी समझ में आती है। तो अगर मैं किसी और का एग्जाम्पल लेता तब आपको इस स्थिति की गंभीरता का पता नहीं चलता। लेकिन अब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दो वैज्ञानिकों की एंट्री होती है, जिनमें एक थे रॉबर्ट कान और दूसरे विंडसर्फ। अब इन्होंने वो टेक्नोलॉजी खोज निकाली जिसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, यानी TCP/IP। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो आपने एक लेटर को बिना एड्रेस लिखे पोस्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया। अब वो पोस्ट ऑफिस तक तो जाएगा, लेकिन एड्रेस ना होने की वजह से वहीं पर कहीं खो जाएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से डाटा पैकेट्स को भी एक एड्रेस चाहिए कि उन्हें कहां जाना है, और ये एड्रेस कहलाता है IP, यानी इंटरनेट पर आपका एड्रेस, जो दुनिया के हर एक डिवाइस की अलग होती है। और अगर एक बार डाटा पैकेट्स को ये पता हो कि उन्हें कहां जाना है, तो वो इधर उधर नहीं होंगे, सीधा आपके पास ही आएंगे। तो ये था जी पहली समस्या का समाधान। अब आते हैं दूसरी पर। अब क्योंकि आपने पूरी इंफॉर्मेशन एक साथ तो भेजी नहीं है, टुकड़ों में भेजी है, डाटा पैकेट्स के रूप में भेजी है, तो अगर ये डाटा पैकेट्स आगे पीछे हो गए, यानी आपके पास पहुंचने के बाद ये उसी ऑर्डर में नहीं आए जिस ऑर्डर में इन्हें भेजा गया था, तो ये इंफॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं होगी। उदाहरण के लिए वो व्हाट्सएप मैसेज को ही ले लो। आपने जो भी मैसेज लिखा था उसमें सारे अल्फाबेट आगे पीछे हो गए। मान लो आपने लिखा था भाई मुसीबत में है, अब भाई में से ए गायब हो गया, आई गायब हो गया, IJUK कुछ भी लिखकर आ गया। अब किसी को क्या ही समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब मुझे ऐसा तो लगता ना है कि इस कोड वर्ड को सुलझाने के लिए आपका कोई दोस्त एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, बल्कि ऊपर से गंदे गंदे इमोजी और भेज देंगे। यानी डाटा तो पूरा पहुंच गया, लेकिन सही ऑर्डर में नहीं पहुंचा। यही थी उस जमाने की समस्या। अब इस समस्या को सुलझाया TCP ने, जिसने ये सुनिश्चित किया कि आपको जिस सीक्वेंस में डाटा भेजा गया है उसी सीक्वेंस में जाकर मिले। वैसे क्या हम इन डाटा पैकेट्स को देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। उदाहरण के लिए आपकी कंप्यूटर में कोई वीडियो पड़ी थी और आपने उस पर क्लिक किया, वो प्ले हो गई, तुरंत प्ले हो गई। किसी PDF को ओपन करने पे वो डाटा तुरंत आपके सामने आ जाता है। लेकिन जब आप इंटरनेट पर किसी चीज को डाउनलोड करते हो तो वो डाउनलोड होने में समय लेती है। क्यों भैया, समय क्यों ले रही है? अब भैया डाउनलोड बटन दबा के आपने तो हुक्म चला दिया, लेकिन जब तक आपके कंप्यूटर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी नहीं, तब तक आपको वो दिखाएगा क्या? जब आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करते हो तो धीरे धीरे डाटा पैकेट्स इकट्ठे होते हैं, और जब सारे डाटा पैकेट्स आ जाते हैं उसके बाद ही आपका कंप्यूटर उन्हें इकट्ठा करके आपसे कहता है कि जी आपने जो माल मसाला ऑर्डर किया है वो है ये, अब इसका अगर उल्टा कर दें तो वो अपलोड कहलाएगा। अब डाटा पैकेट्स के आने में जो समय लगता है, यही वो समय है जिसे हम डाउनलोडिंग में लगने वाला समय कहते हैं। और ये समय आपके इंटरनेट की स्पीड पर भी निर्भर करता है, जो कि बहुत सारे कारणों पर निर्भर करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये डाटा टूटता कैसे होगा, मतलब पैकेट वैकेट कैसे बनाते होंगे इसके? तो आपके कंप्यूटर में लगा हुआ नेटवर्क कार्ड और राउटर आपके द्वारा भेजे जा रहे डाटा के छोटे छोटे पैकेट बनाता है। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लो आपको इसरो के हेडक्वार्टर जाना है, तो जाहिर सी बात है आप अपनी वहाँ पर एंट्री करोगे, गले में विजिटर का आई कार्ड लगाओगे और अंदर चले जाओगे। तो ये जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, कंप्यूटर की भाषा में यही है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बिना इस ID कार्ड के आप इसरो के हेडक्वार्टर में नहीं जा सकते, और अगर कोशिश करोगे तो धर लिए जाओगे। अब इसी तरीके से आपका डाटा बिना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद आते हैं राउटर पर। तो जब आप इसरो के संस्थान में चले जाओगे तो रिसेप्शन पे जाओगे, वहाँ पर बताओगे कि आपको कहाँ पर जाना है, तो आगे की जानकारी आपको रिसेप्शन से मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से राउटर इन डाटा पैकेट्स को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इन्हें कहाँ पर जाना है, इन पर इनका नाम पता लिखकर इन्हें नेटवर्क में छोड़ देता है, और उसके बाद जाते हैं ये स्विच में, जो इन्हें आगे का रास्ता बताता है। और अब ये डाटा पैकेट जहाँ पर आपने भेजे हैं, जैसे कि अगर फेसबुक के सर्वर पर भेजे हैं, तो ये वहाँ पर जाकर इकट्ठा होकर इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेंगे। अब सुनो जी अगली समस्या। अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन भेजना तो आसान था, लेकिन अगर आपको किसी से इन्फॉर्मेशन मंगानी है, मतलब किसी दूसरे कंप्यूटर में कोई फाइल रखी है और आपको वो फाइल चाहिए, तो आज के समय तो आप हुक्म चला देते हो कि YouTube ये वीडियो चला, Spotify ये गाना चला। लेकिन उस जमाने में ये सब नहीं था। अगर तब आप अपने कंप्यूटर से किसी फाइल को मंगाते तो ये कहता भैया कैसे लाऊं, मुझे क्या पता कि ये फाइल कहाँ पर रखी है। अब अगर आप ध्यान दो तो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि आपके कंप्यूटर को ये बात कैसे पता कि जिस वीडियो के थंबनेल पर आपने क्लिक किया है
कि आखिर इस डाटा की एक्चुअल लोकेशन क्या है, मतलब ये कहां से आपके पास आ रहा है। तो भैया इस काम को करने के लिए उस जमाने में ICANN की स्थापना हुई, बोले तो इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स। अब भाई साहब ये क्या काम करते हैं? तो भैया ये है इंटरनेट की दुनिया के चौकीदार। मतलब अगर रिलेट करना हो तो अगर आपने लोकी सीरीज देखी है तो उसमें वो TVA वाले हैं ना, टाइम वेरिएंट अथॉरिटी, कुछ कुछ वैसा ही समझ लो। अब TVA वालों के पास हर टाइमलाइन में कलेशकारियों का डाटा था, मतलब ऐसे लोग तो हर टाइमलाइन में जो कलेश ही करते हैं। तो देखो भैया, इंटरनेट पे हर इंफॉर्मेशन का एक एड्रेस है कि वो इंफॉर्मेशन कहां पर स्टोर करके रखी गई है। बस यही वो संस्था है जिसके पास उनके नाम पते रजिस्टर होते हैं। ये आज भी काम करती है और ये किसी एक देश की नहीं है, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 184 देशों ने मिलकर इस संस्था को चला रखा है। इंटरनेट तो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस संस्था को चलाने के लिए सभी लोग पैसा देते हैं। अब आप सोच रहे हो क्या हमारा भारत भी इसमें पैसा देता है? हाँ जी, बिल्कुल देता है। अब देखो, उस जमाने में एक और नई समस्या सामने आ गई, और समस्या ये थी कि किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको उसका IP एड्रेस याद करना पड़ता था। तब उनके नाम नहीं थे जैसे आजकल google.com, youtube.com। तब ये चक्कर नहीं था, तब आपको अपने एड्रेस बार में नंबर डालने पड़ते थे, और आज भी नंबर्स की मदद से आप गूगल को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप गूगल का IP टाइप करें तो गूगल खुल जाएगा। अब भैया दुनिया भर के IP याद कौन करे, कैसे याद करे? तो इस समस्या को सुलझाया पॉल मैकापेट्रिस ने। इन्होंने शुरुआत करी DNS की, यानी डोमेन नेम सिस्टम। तब जाकर IP एड्रेस हटे और हर वेबसाइट को अपना एक नाम मिला, यानी गूगल का IP टाइप करने के बजाय अब अगर हम सीधा गूगल भी टाइप करें google.com तो सर्च इंजन खुल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद आती है अगली समस्या। मान लो आपको इंटरनेट से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आज के जमाने में आप गूगल बाबा के पास जाओगे, अपना सवाल लिखोगे, और अब ये बाबा का काम है कि वो जानकारी इंटरनेट पर कहां पर है ये आपको बताना, यानी कि लिंक प्रोवाइड करना, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था। अगर आपको वेबसाइट का IP एड्रेस या नाम नहीं पता कि वो जानकारी कहां पर है, तो आप उसे इंटरनेट पर नहीं ढूंढ सकते थे। अब इस समस्या को सुलझाया टिम बर्नर्स-ली ने, जिन्होंने दुनिया का पहला वेब ब्राउजर बनाया जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब ऐप। इसके अलावा इन्होंने HTML, HTTP और URL की भी शुरुआत करी। अब इसका फायदा ये हुआ कि इंटरनेट पर अवेलेबल जो वेब पेज हैं, उन्हें एक दूसरे से जोड़ा जा सकता था। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वेब पेज पर जाते हो जैसे विकिपीडिया, तो यहाँ पर आपको ब्लू रंग के टेक्स्ट दिखाई देते होंगे, जिस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये आपको दूसरे वेब पेज पर ले जाता है। अब ये जो दो वेब पेजेस के बीच में कनेक्शन बना है, ये इसी HTTP की वजह से बना है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और लास्ट है URL, यानी किसी वेबसाइट पे अगर 10,000 पेज हैं, तो हर 10,000 पेज का अपना खुद का एड्रेस होगा, जिसे आप डायरेक्ट URL टाइप करके सीधा विजिट कर सकते हो। अब इससे फायदा ये हुआ, मान लो आप किसी वेब पेज पर गए जहाँ पर कोई जानकारी लिखी थी, लेकिन वो जानकारी किसी दूसरी जानकारी से जुड़ी हुई थी। अब आपको ये नहीं पता कि वो दूसरी जानकारी कहाँ पर है, तो कोई चिंता की बात नहीं। टिम बर्नर्स-ली ने ये समस्या सुलझा दी थी, क्योंकि उन्होंने वेब पेज को वेब पेज से लिंक कर दिया था। अब आपको इन्फॉर्मेशन ढूंढने की जरूरत नहीं थी, बस सीधा क्लिक करो और जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर लो। अब देखिए, टिम ये चाहते थे कि उनके द्वारा खोजी गई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए किसी को भी अपनी जेब ढीली करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ऐसा वो ना करते तो भाई साहब सरकार तो हर देश की निकम्मी होती है। अमेरिकी सरकार टिम बाबू से कहती कि भैया इस टेक्नोलॉजी को हमें दे दो, लेकिन टिम बाबू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कह दिया ये तो भैया ओपन सोर्स रहेगा। तो भैया ये पहुंच गए MIT और इन्होंने स्थापना करी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की, और इन्हीं की वजह से इंटरनेट आज सबके लिए फ्री है। फ्री से मेरा मतलब ये है कि आप कनेक्टिविटी के तो पैसे देते हो, लेकिन गूगल इस्तेमाल करने के, या अपनी फेवरेट वेबसाइट को विजिट करने के, या इंटरनेट से जानकारी जुटाने के, इन सब के पैसे नहीं देते। क्योंकि अगर ये भाई साहब नहीं होते तो शायद हो सकता था कि आज हमें इन सब चीजों के लिए भी पैसे देने पड़ते। गूगल हमसे ये कहता बेटा दिन के 3 ही फ्री सर्च मिलेंगे, उसके बाद अगर कुछ ढूंढना है तो पैसे खर्च करो। टिम ने दूसरा ये काम किया कि इंटरनेट को कोई भी एक संस्था कंट्रोल ना करे, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड हो। अगर मान लो कोई एक संस्था इसे कंट्रोल करती और कोई सनकी उसमें आके बैठ जाता, तो उसका क्या भरोसा, वो तो पूरी दुनिया का इंटरनेट उड़ा देता। इस चीज से बचने के लिए इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। वैसे इसके पीछे एक दूसरा मकसद भी था। अमेरिकी सरकार ये चाहती थी कि दुनिया इंटरनेट का इस्तेमाल करे ताकि जासूसी का काम थोड़ा आसान हो जाए। ज्यादा खुल के नहीं बोलूंगा, यूट्यूब इसे मेरा इशारा समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे, आप तो वही समझदार। अब देखो, यहाँ से आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भैया इंटरनेट चलता है तारों की मदद से। हाँ जी, यही सच है। पूरी दुनिया में जगह जगह पर तार बिछाए गए हैं। हर एक देश, हर एक कॉन्टिनेंट, सब अंडर वाटर सी केबल से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू। बस तो कनेक्शन आपने बिठा दिया और जानकारी लेने देने के लिए आपके पास कंप्यूटर, राउटर, स्विच, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये सारी चीजें पहले से ही मौजूद हैं। लो जी, ऐसे चलता है इंटरनेट। अब जरा बात कर लेते हैं कि फाइबर लाइंस
उसके अंदर डाटा ट्रेवल करता कैसे है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंप्यूटर सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो पिक्चर हो, वीडियो हो या कुछ भी हो, उसे 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म। अब एक उदाहरण के लिए, पिक्चर के कंप्यूटर ने कई हिस्से कर दिए, टुकड़े कर दिए। अब कंप्यूटर ने पिक्चर के किस हिस्से को 0 और किस हिस्से को 1 बनाकर स्टोर किया है, इसकी टेंशन हमें लेने की जरूरत नहीं है। ये कंप्यूटर की सरदर्दी है, उसे ही लेने दो। अब 0 और 1 के इन बड़े बड़े कोड को कंप्यूटर का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड छोटे छोटे कोड्स में तोड़ देता है, यानी 0 और 1 के छोटे छोटे समूह में, और नेटवर्क में भेजने से पहले वो इन्हें बताएगा कि इन्हें कहां जाना है और किस सीक्वेंस में जाकर असेंबल होना है। अब राउटर इन डाटा पैकेट्स को और छोटे टुकड़ों में तोड़कर नेटवर्क में जाने के लिए छोड़ देता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ये डाटा 0 और 1 के रूप में जा रहा है, लेकिन जरा सोचो, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे हम 0 और 1 के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, अगर आप ध्यान दो तो हम एक काम कर सकते हैं। अगर हम लाइट का स्विच ऑन करें तो इसे 1 और ऑफ करने पर इसे 0 कह सकते हैं। अब समस्या आती है ये कि ये लाइट एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझते हैं और लाइट 0 और 1 के रूप में काम कर सकती है। तो अब हमें लाइट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है। तो भाई साहब, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का। अब दो कंप्यूटर्स को ऑप्टिकल फाइबर की मदद से जोड़ दो, बन गया आपका इंटरनेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे इंफॉर्मेशन निकल सकती है। भाई साहब, बिल्कुल निकल सकती है। देखो, जब आप किसी किताब को पढ़ते हो तो उसमें हर लाइन, हर सेंटेंस अल्फाबेट से ही तो बनता है। अब ये इंग्लिश के 26 अल्फाबेट ये खुद में कोई सेंस नहीं बनाते, लेकिन जब इनको तरीके से अरेंज किया जाता है, जैसे आपके नाम में इस्तेमाल होने वाले अल्फाबेट अगर आगे पीछे कर दिए जाएं तो कोई लॉजिक नहीं बनेगा, लेकिन जब ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में आएंगे तब आपका नाम पहचाना जाएगा। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर भी इंफॉर्मेशन को नंबर में तोड़ता है, जो सही सीक्वेंस में आने पर इंफॉर्मेशन के रूप में हमें मिल जाता है। अब फाइबर ऑप्टिक केबल में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब हो गया 1, और जब लाइट ट्रेवल नहीं करेगी तो इसका मतलब हो गया 0। अब जिस जगह आपने इंफॉर्मेशन भेजी है उसके पास 0 और 1 का डाटा इकट्ठा हो जाएगा, जिसे कंप्यूटर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देगा। अब अगर आपका भी मेरी तरह पूरी दुनिया में बिछाए गए केबल को देखने का मन कर रहा है तो आप गूगल बाबा से आपको सबमरीन केबल मैप पर छोड़ने के लिए बोल दो। उस वेबसाइट पर आपको दुनिया भर में बिछाए गए सारे इंटरनेट के तारों के दर्शन हो जाएंगे, मेरा मतलब अंडर वाटर सी केबल्स। अब जरा सैटेलाइट इंटरनेट की बात कर लेते हैं, ये कैसे काम करता है। तो देखो भैया, जैसे अंडर वाटर सी केबल एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, यानी एक डाटा सेंटर को दूसरे डाटा सेंटर से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से दो डाटा सेंटर को जोड़ने का काम करता है सैटेलाइट। अब अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मंगानी है तो सबसे पहले आपका सिग्नल जाएगा सैटेलाइट पर, और फिर सैटेलाइट वो इन्फॉर्मेशन कहां पर है वहां पर आपकी रिक्वेस्ट को भेज देगी। फिर वहां से इन्फॉर्मेशन सैटेलाइट के पास जाएगी और फिर वो सैटेलाइट आपके पास भेजेगा, यानी कि बस तार नहीं है, काम वही हो रहा है। अब जरा थोड़ा सा इतिहास और जान लेते हैं। दुनिया का पहला वेब पेज तो भाई साहब ये था कि वर्ल्ड वाइड वेब आखिर है क्या, यानी टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया के पहले वेब पेज पर ये बताया था कि जो चीज उन्होंने बनाई है वो काम कैसे करती है। वैसे अब वो पेज इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, पर मैंने कहीं से ढूंढ कर उसकी एक पुरानी कॉपी खोज निकाली है। अगर आपको वो देखना है तो इस कोड को अपने एड्रेस बार में टाइप कर लेना, आपको दर्शन हो जाएंगे। एक मजे की बात बताता हूँ, वर्ल्ड वाइड वेब का कोड नेक्स्ट कंप्यूटर्स पर लिखा गया था। हाँ जी, नेक्स्ट नाम से कंप्यूटर बनाने वाली एक कंपनी थी जिसकी शुरुआत करी थी स्टीव जॉब्स ने। लेकिन स्टीव जॉब्स तो शायद एप्पल वाले हैं। हाँ, है तो वही। दरअसल स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी ने बाहर निकाल दिया, मतलब जिसने कंपनी खड़ी करी उसी को बाहर फेंक दिया। तब स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट कंप्यूटर्स की शुरुआत करी और ये वर्ल्ड वाइड वेब का कोड उसी कंप्यूटर पर लिखा गया था। और चिंता ना करो, बाद में स्टीव जॉब्स की वापस एप्पल कंपनी में एंट्री हो गई थी। ये है इंटरनेट पर अपलोड करी गई पहली तस्वीर, नोकिया N9000। ये है दुनिया का पहला फोन जिसमें इंटरनेट की सुविधा थी, दुनिया का पहला इंटरनेट सेलिब्रिटी। तो भाई साहब ये थे टर्की के महिर। इन्होंने iKissYou नाम से एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपनी फोटो और उल्टी सीधी इंग्लिश छापना शुरू कर दिया। बस पता नहीं भाई साहब फेमस हो गए। और ये जनाब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हैं उस जमाने में हाईएस्ट पेज विजिट के लिए। ये है यूट्यूब पर अपलोड की गई दुनिया की पहली वीडियो और ये है दुनिया का पहला मेम। हाँ जी, स्माइली फेस। अब जरा कुछ आपके सवाल जवाब ले लेते हैं जो आपने कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में पूछे हैं। एक भाई साहब ने चाइना और नॉर्थ कोरिया में किस तरह से इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो देखो भैया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट पूरी तरह से फ्री नहीं है। अगर आप गूगल पर ग्रेट चाइना फायरवॉल सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि चाइना में हर चीज को सेंसर किया जाता है, यानी कि उनके लोगों को बाहर से क्या जानकारी मिलेगी इसको कंट्रोल करने का काम चाइना की सरकार करती है। और नॉर्थ कोरिया में तो वैसे भी लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा ज्यादा है ही नहीं। और नॉर्थ कोरिया में माइक्रोसॉफ्ट की विंडो पिंडो इस्तेमाल नहीं होती, वो लोग अपना दरवाजा इस्तेमाल करते हैं। दरवाजा वो मुझे लगा कि भैया माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो बनाई है तो नॉर्थ कोरिया ने उसके
जवाब के रूप में दरवाजा बनाया होगा। सॉरी, गंदा जोक था। उनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे रेड स्टार ऑपरेटिंग सिस्टम या रेड स्टार लिनक्स भी कहा जाता है। चाइना में इस समय गोल्डन शील्ड प्रोजेक्ट भी चरम पर है। ये एक सर्वेलांस प्रोजेक्ट है, मतलब चाइना में मौजूद हर एक आदमी का फेशियल रिकॉग्निशन डाटा इसे चाइना अपने पास रखना चाहता है, ताकि अगर कोई व्यक्ति बाहर से पहुंच जाए तो उसे तुरंत ट्रेस किया जा सके। इसीलिए तो चाइना में जासूसी करना बहुत ही मुश्किल काम है। आपको एक मजे की बात बताता हूँ। चाइना के एक जर्नलिस्ट ने अपने देश में हो रही ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी विदेश में पहुंचा दी। अब भैया बात खुल गई। अब ये जानकारी याहू मेल के जरिए बाहर भेजी गई थी। तो चाइना की सरकार ने याहू से कहा, याहू बेटा सुनो, ये जो तुम सुविधा दिए हो ना जानकारी बाहर भेजने की, जरा अब हमें ये बता दो कि इस व्यक्ति का नाम पता क्या है, नहीं तो तुम्हारे कन्ने टाइट कर दिए जाएंगे। अब भैया याहू डर गया। याहू ने सारी जानकारी उठाकर चाइना की सरकार को दे दी और भैया चाइना की सरकार जा पहुंची इसके दरबार और इसे पकड़कर इससे कहा, आओ बरखुरदार, आओ बनाते हैं तुम्हारा पत्रकार। अब इस चीज के ऊपर इतना बवाल हुआ कि याहू के ऊपर अमेरिका में केस ठोक दिया गया। अब उसके बाद जज ने क्या कहा ये आप खुद ही सुन लो। Technologically and financially, you are giants. Morally, you are pygmies. अब लोगों पर नजर रखने की बात हो और अमेरिका का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जनवरी 2013 में CIA में काम करने वाले एडवर्ड स्नोडन ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर लीक कर दिए, जिसमें ये पता लगा कि अमेरिकी सरकार एप्पल, गूगल, याहू, फेसबुक और करोड़ों करोड़ों अमेरिकी नागरिकों के पर्सनल डाटा पर नजर रख रही थी। लेकिन क्यों, इसका जवाब सरकार ने कभी दिया ही नहीं, बल्कि उल्टा एडवर्ड स्नोडन को उल्टा टांगने के लिए पीछे पड़ गई। अब ये भाई साहब अमेरिका से भागकर रशिया पहुंच गए। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि मैं हर देश की सरकार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जी हर देश की सरकार ये जानना चाहती है कि आखिर उसके नागरिक किस तरह की जानकारी इंटरनेट से जुटा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उसी के हिसाब से अलग अलग देश की सरकार अपने इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करती है। लेकिन इस जानकारी को अमेरिका जरूर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि भाई साहब ये जितनी भी कंपनियां हैं जो अपने टोकरे में जानकारियां लेकर घूम रही हैं, जैसे गूगल, ट्विटर या दुनिया भर की न्यूज एजेंसीज, वो अमेरिकन हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इंटरनेट से अमेरिका दुनिया को कंट्रोल कैसे करता है और डाटा इकट्ठा करने के पीछे अमेरिका का क्या मकसद है। यहाँ तक कि देश की भोली भाली जनता के दिमाग में सरकार के प्रति गलत नजरिए को कैसे बोना है, कैसे उसे डाइवर्ट करना है, किस पार्टी को वोट दिलवाना है, ये सारी चीजें इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल की जाती हैं। जिसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इस बार के चुनाव में देखा गया था, जब हमारे देश की कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ये बात कही थी कि भाई साहब हमारी वीडियो पे तो इतने व्यूज आए हैं, इतने लाइक आए हैं, इतने लोगों ने शेयर किया है, तो इसका मतलब हमें ज्यादा वोट मिला होगा। और एग्जिट पोल के बाद नतीजा सबके सामने है। तो क्या कांग्रेस पार्टी गलत थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब सरकार हर चीज को कंट्रोल करती है, वहाँ बाहरी देश की ताकतें ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगी। और इसीलिए अमेरिका डेमोक्रेसी का झंडा लेकर पूरी दुनिया में भटकता है, ताकि वो दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी खराब है, डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके कुछ कमजोर पहलू भी हैं, जिनका फायदा अपना मतलब निकालने के लिए दूसरे देश उठाते हैं। अब इसीलिए जरूरी है कि देश का डाटा देश के अंदर ही रहे, यानी डाटा सेंटर हमारे ही देश में बने। अगर कल को कोई विदेशी वेबसाइट बंद हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अब हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर इसका सब्स्टिट्यूट बनाकर तैयार कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे लेकिन अभी से क्यों नहीं कर देते? क्योंकि भैया मार्केट पर उन बड़ी कंपनियों की इतनी जबरदस्त पकड़ है कि अगर आज के समय कुछ ऐसा किया जाए तो वो चलेगा ही नहीं। उदाहरण के लिए ट्विटर, जिसे आज के समय एक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी टक्कर में कू नाम का ऐप आया था और आज उसकी स्थिति सबको पता है। लेकिन जब भारतीय सरकार और ट्विटर के बीच में जंग चल रही थी, अगर उस समय पर ट्विटर के ऊपर प्रतिबंध लग जाता तो भाई साहब कू नाम का पंछी रॉकेट बन के उड़ जाता। अब देखो इस टॉपिक पर बोलने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये वीडियो चलती ही चली जाएगी, जैसे डार्क वेब, हैकिंग, इलीगल एक्टिविटीज, सीक्रेट ऑपरेशंस, गवर्नमेंट ऑपरेशंस और भी दुनिया भर का आड़ कबाड़। लेकिन मेरा मकसद तो इस वीडियो से आपको बस ये बताना था कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। वो तो फ्लो में बाकी की जानकारी निकल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अब जहाँ जहाँ से मैंने रिसर्च करी है उन सभी चीजों का लिंक आपको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक कम्युनिटी पोस्ट और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।